Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy, where history comes alive. In today's video, we will be diving into the age of Chaucer. This is the second part of my previous video. If you haven't seen that video yet, go and check the link in the description box. Before we start the video, I will request you to keep your ballpoint and notebook with you so you can take the notes. So let's get started. Let's have a look on the historical context. The complete age of Chaucer spans the late 14th century, a period marked by significant historical events such as 100 Years' War between England and France. ये जो चौसर थे इन्होंने ये 100 Years' War जो है इसको देखा था. It is a war that continued for 100 years. There were lots of smaller wars that happened in these years, and together they are known as 100 Years' War. Next event is Black Death. It was a famine that occurred and in just the period of 5 years killed the 1/3 portion of European civilization. This famine was due to rats. चूहों से एक बीमारी फैल गई थी, just like COVID. ठीक है. People were not believing priest and church, but science and medicine were believed to change and सेव दैम कि साइंस है, मेडिसन लेंगे तो हम सेव होंगे. कोई चर्च का या प्रीस्ट जो है वो हमें इस बीमारी से निजात नहीं दिला सकते. नेक्स्ट जो मेन इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है, दैट इज़ पेजेंट्स रिवॉल्ट. पेजेंट्स कहते हैं मज़ारों को. किसान जो था वो उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है, क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास थी, दे वर आस्किंग, दे वर डिमांडिंग टैक्सेस. और फिर क्या हुआ कि एक रिवॉल्ट होता है, एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं पेजेंट्स उस वक्त. यहाँ पर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा पेजेंट्स रिवॉल्ट के बारे में. नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ के चौसर जो हैं वो मिडल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो के मिडल इंग्लिश पीरियड जो है दैट हैज़ 3 एजेस, जिसमें हमारे पास एंग्लो नॉर्मन्स आते हैं. देन कम्स द एज ऑफ चौसर एंड आफ्टर चौसर वी विल बी डिस्कसिंग द एज ऑफ रिवाइवल या एज ऑफ जिसको रेनेसां कहते हैं, ठीक है. और फिर यहाँ पर मिडल इंग्लिश पीरियड एज ऑफ रिवाइवल के बाद, रेनेसां के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है. चौसर जो है उन्होंने ट्रेडिशनल वेज ऑफ पोइट्री को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, अपना अंदाज़ जो है वो अपनाया, ठीक है, और उन्होंने पोइट्री को आज़ाद कर दिया थियोलॉजिकल थीम्स से. थियोलॉजिकल थीम्स आर बेसिकली रिलीजियस थीम्स, ठीक है. रिलीजियस पोइट्री जो है वो उन्होंने छोड़ दी बिल्कुल और उन्होंने अपना एक अंदाज़ अपनाया, ठीक है. अब चौसर ने अपने जो प्रेडिसेसर्स थे, प्रेडिसेसर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो सेम एज में पैदा होने वाले लोग होते हैं, उनको प्रेडिसेसर्स कहा जाता है. और उनसे पहले जो लोग आए, उनसे पहले जो पोइट्स आए, उनसे मुख्तलिफ अंदाज़ जो है वो अपनाया था. नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ के चौसर ने जो है वो बहुत सारे सोशल इश्यूज़, सोशल प्रॉब्लम्स को, मुआशरती मसाइल को जो है वो उजागर किया अपनी पोइट्री के थ्रू, ठीक है, उनके ऊपर आवाज़ उठाई. और नेक्स्ट जो चीज़ है कि 14th सेंचुरी जो है वो चौसर की सेंचुरी है, ठीक है. 15th सेंचुरी जो है वो खाली है, मतलब उसमें कोई ख़ास खातिर वर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता. और 16th सेंचुरी में फिर रिवाइवल होता है और रेनेसां जो है वो आता है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पोइट्री जो है वो वर्नैकुलर है. वर्नैकुलर का बेसिकली मतलब होता है एवरी डे टू डे लैंग्वेज, ठीक है. यानी चौसर ने जो है वो आम आदमी की ज़ुबान में जो है पोइट्री की, क्योंकि चौसर से पहले क्या था कि जो पोइट्स थे उनकी पोइट्री बहुत स्कॉलरली थी और वो जो पोइट्री थी वो सिर्फ स्कॉलर्स समझ सकते थे. तो चौसर ने ऐसी पोइट्री की जो कि एक ले मैन भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है. नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ के वो एक बुकमैन नहीं थे, ना ही वो कोई विजनरी थे, वो एक प्रैक्टिकल इंसान थे, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या बात है कि चौसर के जो वर्क्स हैं उन्होंने ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश में जब लैंग्वेज की ट्रांजिशन हुई तो उसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले किया, ठीक है. उनकी राइटिंग में जो है हमें मिडल इंग्लिश पीरियड की जो लैंग्वेज है उस की बहुत ज़्यादा रिचनेस जो है वो नज़र आती है. मिडल इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़े अंदाज में जो है हमें दिखाई देती है उनकी पोइट्री के अंदर, उनकी राइटिंग्स के अंदर. नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ के चौसर जो हैं उनको हम 3 पार्ट्स में, उनके जो वर्क्स हैं 3 पीरियड्स में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ है इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच वर्क्स, ठीक है. पहले पीरियड में उन्होंने फ्रेंच राइटर्स और फ्रेंच वर्क्स के इन्फ्लुएंस में लिखा, ठीक है. नेक्स्ट पीरियड जो है वो इटालियन इन्फ्लुएंस में उन्होंने लिखा, ठीक है. 1373 से 84 तक का ये पीरियड है. और नेक्स्ट जो लास्ट पीरियड है वो
उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग्स उन्होंने प्रोड्यूस की वो है 1384 से 1400 तक का पीरियड। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें क्या है कि चौसर ने इटालियन से भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे, ठीक है। और स्पेशली अगर हम बात करें डांते की, पेट्रार्क की और बोccaccio की, ठीक है, उनके वर्क से जो है चौसर ने बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो लिया, ठीक है। ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। और चौसर के जो रोमेटिक स्टाइल है और थीम्स जो हैं, जो उनके थीम्स की जो चॉइस है, उनमें जो है हमें इन सब का जो है वो वाज़े डोमिनेंट इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर क्या है कि जॉनराज की अगर हम बात करें जिनमें चौसर ने लिखा है, तो जॉनराज इंक्लूड पोइट्री, रोमांस, एलेगरी एंड फेबुला, ठीक है। और इनके वर्क्स में जो है वर्सिटैलिटी है, ठीक है, और ये अपने ट्रेडिशंस को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करते थे। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कोर्टली लव और शिवलरी रोमांस जो है वो हमें नज़र आता है इनकी राइटिंग्स के अंदर, ठीक है। और हीज़ यूज़ ऑफ दीज थीम्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ क्लासिकल एंड मिडीवल ट्रेडिशंस, ठीक है। क्लासिकल ट्रेडिशन से भी इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने ये थीम्स यूज़ किए और उन्होंने मिडीवल ट्रेडिशन से भी इन्फ्लुएंस होकर यही थीम्स यूज़ किए। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ के चौसर जो हैं वो ह्यूमन नेचर को और ह्यूमन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कीनली जो है वो ऑब्ज़र्व करते थे, ठीक है। इनकी जो कंटेम्परेरी टेल्स हैं वो बेसिकली हमें नज़र आती है कि उसके अंदर जो है सोशल रियलिज़म भी पाया जाता है, ठीक है, और हमें सटायर भी दिखाई देता है। और ये बहुत ज़्यादा मज़ाहिया अंदाज में, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस वे में जो है उस वक्त के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर जो है वो कमेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके पोइटिक फॉर्म्स के बारे में, तो इनकी पोइटिक फॉर्म्स में हमारे पास जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं दैट इज़ राइम्ड कपलेट, उसके बाद आयम्बिक पेंटामीटर, टर्जरीमा, ठीक है। उन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने राइम्ड रॉयल स्टांजा को इंग्लिश पोइट्री में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इनका जो वर्क है कंटेम्परेरी टेल्स और इनके कुछ और वर्क्स, उनमें जो है हमें वाज़े तौर पर जो है वो यूज़ ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर जो है वो नज़र आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम बात करें कि इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको जैसे मैंने पहले बताया 3 एजेस में डिवाइड किया जा सकता है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है इमिटेशन ऑफ फ्रेंच वर्क्स का। तो उस टाइम पर इन्होंने कौन कौन से वर्क्स प्रोड्यूस किए, उसमें सबसे पहली चीज़ है द रोमांस ऑफ द रोज़, ठीक है। इसमें जो है वो कोर्टली लव जो है वो हमें नज़र आएगा, ठीक है। और कोर्टली लव इज़ फाउंड एज अ कॉन्सेप्ट इन मिडल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको जो है ये नज़र आता है मिडल इंग्लिश पीरियड में। और होता है इसमें क्या है कि नाइट का किसी औरत से प्यार हो जाना, ठीक है। नाइट जो है ही फेल्स इन लव विद एनी वुमेन, ठीक है। और वो उस औरत के ऊपर फिर उस लेवल तक आता है कि वो उसके ऊपर अपनी सारी दौलत, अपनी सारी मोहब्बत, वो उन सब चीज़ों को जो है उसको रिस्पेक्ट देता है, उसको लव देता है, उसको अपनी सारी दौलत जो है वो उस पर निशावर कर देता है। लेकिन कोर्टली लव में बेसिकली एक चीज़ होती है कि इट इज़ एसोसिएटेड टू द लव, जिसमें बिल्कुल भी फिज़िकल कनेक्शन, ठीक है, जो है वो नहीं होता, ठीक है। इंटीमेशन जो है वो नहीं होती, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट जो वर्क इन्होंने प्रोड्यूस किया इस पीरियड में दैट वाज द बुक ऑफ डचेस, ये एक एलिगरी है। अब एलिगरी बेसिकली क्या होती है, जो कि किसी की डेथ के बारे में लिखी जाती है। किसी की डेथ पर जब कोई पोम लिखी जाए तो उसको जो है वो एलिगरी कहते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में मर्सिया कहते हैं। और ओड जो है बेसिकली, ओड जो है वो एक ऐसी पोम को कहा जाता है जो कि किसी की तारीफ़ में लिखी जाती है, किसी को एडमायर करने के लिए लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्क है जो उन्होंने इस टाइम में प्रोड्यूस किया दैट इज़ द कंप्लेंट अनटू पिटी। और उसके अलावा एक वर्क ABC जो है वो उन्होंने प्रोड्यूस किया, ये भी एक वर्क है, ठीक है, द रॉयल ऑफ आवर लेडी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इटालियन इन्फ्लुएंस में इन्होंने जो वर्क्स प्रोड्यूस किए उसमें सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि डांटे से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, बोccaccio से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, पेट्रार्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो डांटे जो हैं वो एक इटालियन राइटर हैं, ठीक है। और इनका जो वर्क है डिवाइन कॉमेडी वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें चीज़ पता चलती है वहाँ पे जो इस पीरियड में इन्होंने वर्क्स प्रोड्यूस किए उनमें सबसे पहला वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स।
इसको मैं अगर अपने स्टाइल में कहूँ तो परिंदों की मजलिस है शूरा, ठीक है, एक असेंबली है बर्ड्स की, और यहाँ पर एक डायलॉग हो रहा है, ये डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है, और बर्ड्स की असेंबली में बर्ड्स के दरमियान जो है वो सारी गुफ्तगू हो रही है, और ये जो है ये एक सटायर है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्क है दैट इज़ ट्रायलिस एंड क्रिसाइड, ठीक है, ट्रायलिस एंड क्रिसाइड जो है ये भी एक पोम है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास द हाउस ऑफ फेम है, ये जो द हाउस ऑफ फेम है ये भी एक फेमस पोम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनके फाइनल पीरियड की, तो जो कि 1384 से 1400 तक है, इन दिस टाइम पीरियड ही थ्रू ऑफ ऑल ऑफ द फॉरेन इन्फ्लुएंस, ही शोड ओरिजिनलिटी, ठीक है। इन्होंने कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है वो अपने ऊपर नहीं रहने दिया, यानी पिछले पीरियड्स में तो इन्होंने इटालियन और फ्रेंच इन्फ्लुएंस में लिखा ना, तो इस वक्त इन्होंने जो है ओरिजिनलिटी दिखाई और टोटली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो लिखा, ठीक है। इसमें जो हमारे पास फेमस वर्क्स हैं उनमें द लेजेंड ऑफ द गुड वुमन है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका बहुत फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, इसी को आमतौर पर जब क्लासिकल पोइट्री स्टार्ट की जाती है तो यहीं से स्टार्ट की जाती है, ठीक है। अब एक्चुअली ही वांटेड टू राइट 120 स्टोरीज, ठीक है, बट ही रोट ओनली 24 स्टोरीज। उसकी रीज़न क्या थी कि वो कंप्लीशन से पहले ही जब उन्होंने 24 स्टोरीज लिख ली तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ये 24 स्टोरीज आर कंसिस्टिंग ऑफ 17,000 लाइन्स, ठीक है। और अब यहाँ पर होता क्या है कि पिलग्रिम्स यानी कि ज़ायरीन जो हैं दे आर गोइंग टू थॉमस बैकेट्स शिराइन, ठीक है, उसके मज़ार पर जा रहे हैं, और टोटल ये 13 नंबर है। अगर हम नरेटर को यानी कि चौसर को साथ इंक्लूड करते हैं तो तब अब डिसाइड क्या हुआ था कि हर शख्स जो है वो आते हुए भी 2 स्टोरीज सुनाएगा और शराइन की तरफ जब जाते हुए सफ़र करेंगे तो उस वक्त भी 2 स्टोरीज सुनाएगा। तो इस तरह 30 × 4 बेसिकली ये जो है वो 120 स्टोरीज जो है वो बनती हैं, ठीक है। लेकिन ड्यू टू हिज अर्ली डेथ जो है वो चौसर सिर्फ 24 स्टोरीज ही लिख पाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक MCQ भी आमतौर पर आ जाता है कि पहली कहानी जो है वो किसने सुनाई थी, तो पहली कहानी जो है वो नाइट ने सुनाई थी। ये एक रोमांस है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर ही में लिखा गया है, ठीक है। और सेकंड स्टोरी जो है वो सिक्वायर सुनाता है जो कि उसी का बेटा है। और वाइफ ऑफ बाथ जो है उस पर भी जो है वो MCQ आ जाता होता है, इसके जो 5 हस्बैंड्स का जिक्र है उसके बारे में, और उसके जो व्यूज़ हैं मैरिज के बारे में उन पर भी, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि चौसर ने बहुत सारे दूसरे राइटर्स को, अपने बाद आने वाले राइटर्स को भी इन्फ्लुएंस किया। वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया कि 15th सेंचुरी में कोई खातिर ख्वाह वर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन चौसर ने बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया, और उसके जाने के बाद देयर वॉज अ बंच ऑफ राइटर्स जिन्होंने इमिटेट किया चौसर को, और इसीलिए उनको जो है वो स्कॉटिश चौसेरियंस जो है वो कहा जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एज ऑफ चौसर। आई होप इट्स क्लियर। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।